हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का अपना टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। ओके, तो वेरिएबल वैलेंसी का इससे पहले भी मैंने वीडियो दे रखा है, आपने लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। वो केमिकल बॉन्डिंग के दौरान मैंने पढ़ाया है, उसमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसमें मैंने सारा कुछ बताया है आपको कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लेलिस्ट भी है केमिकल बॉन्डिंग का, आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज फिर से मैं आपको बताऊंगी वेरिएबल वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है, पहले तो एक चीज़ समझिए, वैलेंसी मतलब क्या कि जब कोई एटम या एलिमेंट किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या गेन करता है या शेयरिंग करता है, उसे उसकी वैलेंसी कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि वैलेंसी क्या होता है आम बोलचाल की भाषा में, कि उतना इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है गेन करता है तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, या शेयरिंग के थ्रू करता है। ठीक है, तो वैलेंसी का वो मतलब हो गया। तो क्लियर है कि वेरिएबल वैलेंसी यानी एक ही एलिमेंट होगा जो डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, तो हो गया टाइटल, हम लोग समझ चुके हैं कि वेरिएबल वैलेंसी क्या है। अब यहाँ पे आप समझिए कि वेरिएबल वैलेंसी जनरली शो किया जाता है। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल वैलेंसी नहीं आता है। वेरिएबल वैलेंसी कहाँ आता है? डी ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में आता है और पी ब्लॉक में आता है। लेकिन पी ब्लॉक में कब आता है? जब आप ग्रुप में डाउन चलते हैं, टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं, यानी बड़ा एलिमेंट जब आता है, बड़े साइज वाला एलिमेंट जब आता है, तब वो वेरिएबल वैलेंसी शो होता है। क्यों होता है इसका रीज़न मैंने आपको बताया है, वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। लेकिन जो वेरिएबल वैलेंसी वर्ड है ये मेनली आता है किसके लिए? ट्रांजिशन मेटल के लिए। तो वेरिएबल वैलेंसी जो है आपका वो जनरली शोन होता है किसके थ्रू? ट्रांजिशन मेटल। समझते जाइएगा, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा आप एक बारी, तो आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ट्रांजिशन मेटल यानी कहिए इसको कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू होता है ना। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी जहाँ से डी में इलेक्ट्रॉन का जाना स्टार्ट हो जाए, तो कैल्शियम तक 20 होता है अपने लोग का, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 20 तक आता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद स्कैंडियम से स्टार्ट हो जाता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आखिर वेरिएबल वैलेंसी डी ब्लॉक क्यों शो करता है, काउज क्या है? तो सबसे जो देखिए वैलेंसी का जो रीजन है वही वेरिएबल वैलेंसी का भी रीजन है। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी में भी क्या होता है कि टू गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आप किसे कहते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात आ रही समझ में कि ट्रांजिशन मेटल भी जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है वो किस लिए करता है? ताकि वो गेन कर सके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपके पास जो 6 इनर्ट गैस हैं उसमें से हीलियम को हटा दीजिए अभी, आप हीलियम के बाद जो आपका नियन आर्गन ये सब है उसको रखिए दिमाग में। तो उन जो भी जिस एलिमेंट के नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको गेन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि आपको पता है इनर्ट गैस का क्या होता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, एनर्जी कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो हर एलिमेंट का टेंडेंसी होता है कि वो किसी न किसी तरह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा ले। बात आ गई समझ में, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का मान लिया कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। फेरस का एग्जाम्पल 26 हो गया। तो यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद 4 में जाता है तो आप क्या करेंगे? 4 में डालेंगे, फिर 3d में जाता है। तो मान लिया आपने 4s2 किया और 3d6 किया। ठीक है, तो इसको अरेंज वे में जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 3s2 3p6 3d6 और 4s2। तो अब ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ पे 4s से इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, आउटर मोस्ट सेल है,
ये सबसे पहले वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा, सबसे पहले भाग लेगा। तो 4s2 है, ये पहले इनर्ट निकल के बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दीजिएगा, Fe+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कहाँ तक आए हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कॉन्फ़िगरेशन से आउट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया। लेकिन अभी भी क्या है, आपका जो Fe है, क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन किया, नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, यानी Fe3+ बनाएगा। तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये जान लीजिए कि 3d और 4s जो सबसेल है, इसका एनर्जी का जो डिफरेंस है बहुत कम है, जिसकी वजह से d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है आपके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में। इन दोनों के एनर्जी लेवल में बहुत कम का डिफरेंस है, इस वजह से, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो आपने देखा कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 23 ही हुआ ना, है ना। तो 23 ही हुआ, लेकिन ये किसी भी आपके इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर तो है नहीं, फिर भी ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काम करेगा हुन्स रूल, यानी कि हाफ फील्ड सबसेल है इसके पास। d ऑर्बिटल जो है यहाँ पे हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड सबसेल जो होगा वो पार्शियली फील्ड से स्टेबल होता है। हर जगह पर एक ही कहानी को नहीं पढ़ते हैं, एक ही चीज़ को याद नहीं रखते हैं। साइंस है, साइंस में थ्योरी कुछ कुछ बदलता है, इसलिए हर जगह हर एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ाना होता है। यहाँ पे आपने क्या देखा, मैंने अभी आपको बताया कि मेनली जो इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। लेकिन फिर ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या है कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन नहीं करता है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी के लिए ही काम हुआ। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसा है भैया, तो सबसेल का स्टेबिलिटी है। हम लोग जानते हैं कि फुल फील्ड सबसेल जो होता है, यानी पूरा भरा इलेक्ट्रॉन से फुल फील्ड ज़्यादा होता है स्टेबल देन ये हाफ फील्ड से, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियली फील्ड से। बात आई समझ में। तो यहाँ ये काम करेगा। और इस तरीके से आपने क्या देखा, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि Fe+3 स्टेबल है या Fe+2, तो आप क्या लिखेंगे, Fe+3 मोर स्टेबल देन Fe+2, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन देख के बताएंगे कि Fe3+ हैविंग D5, है ना, D5 है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हाफ फील्ड है और मोर स्टेबल देन D6। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर, तो कॉपर का एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग और समझेंगे कि कॉपर के केस में बात एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसे कॉपर लेते हैं, कॉपर तो कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हम सीक्वेंस में लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा कि कॉपर का जब लिखा जाता है तो 3d10 कर दिया जाता है और 4s1 रख लिया जाता है, यानी 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के इसमें भेजा जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका आता है कॉपर और क्रोमियम के केस में, कि एक इलेक्ट्रॉन s से इसमें डाला जाता है, उसी वजह से, किसकी वजह से, स्टेबिलिटी के लिए, कि सबसेल स्टेबल हो जाए। तो सबसेल स्टेबल हो गया, ये भी s ऑर्बिटल भी क्या हो गया आपका, हाफ फील्ड हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, इसमें एक हो गया और इसका फुल फील्ड हो गया। तो ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गया, इसलिए ऐसा करवाया जाता है, ऐसा होता है। और ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एनर्जी का जो डिफरेंस है दोनों के बीच बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद की बात देखिए, पहले तो आप क्या करो कि पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे हम लोग। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, तो ये देखिए
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये 4s से निकल गया इलेक्ट्रॉन। तो ये आप देखिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये क्या है, d ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि जब आप aqueous सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि जब आप सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं कॉपर के सॉल्ट को, तो Cu+1 से ज़्यादा स्टेबल होता है देन Cu+2y इन aqueous मीडियम। ये क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड होता है। अब आपको बताना होता है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो तो मान लीजिए, देखिए अपनी ही थ्योरी को हम लोग ब्रेक करते हैं। थ्योरी पढ़ाया गया कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा जहाँ पे कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो जाए। तो Cu+1 पे 3d10 आ गया तो स्टेबल तो हो गया, लेकिन ये ऐसे देखोगे आप तो ये स्टेबल है। लेकिन जब aqueous सॉल्यूशन की बात कर देगा कि इन aqueous सॉल्यूशन विच वन इज स्टेबल, Cu+2 और +1, तो आपको क्या लिखना होगा, Cu+2 स्टेबल होगा। और यहाँ पे बहुत 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 बड़ी बातें आपको समझनी है, सीखना है। तो सीखने के लिए आपको पूरे ढंग से दिमाग से समझिएगा इसको। तो सबसे पहली बात, जब aqueous सॉल्यूशन की बात हुई कि आपने कॉपर सॉल्ट को कहाँ डाल दिया, वाटर में डाल दिया। aqueous मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना। तो आपने देखिए समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ मान लिया कि आपने क्या किया, यहाँ वाटर है और आपने इसमें कॉपर सॉल्ट डाला। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब कॉपर कंबाइन होगा, सॉल्यूशन बनेगा वाटर के साथ, तो वाटर के साथ जब सॉल्यूशन बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी या उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। तो ये हमारा ये समझ गए कि जब आप डालते हैं वाटर में तो जब रिएक्शन होता है, यानी रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, वाटर के साथ घुलता है सॉल्ट, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर। अब आप समझिए, आपको ये भी मालूम है कि जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आप लूज करवाते हैं, इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है। यानी कि कॉपर से जब आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कराए, मतलब कॉपर से आपने क्या बनाया, कॉपर प्लस बनाया, तो आपको क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी आप देते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको फर्स्ट इंथैल्पी कहेंगे, और जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं तो जो एनर्जी का ज़रूरत होता है उसको सेकेंड इंथैल्पी कहते हैं। आपने इंथैल्पी पढ़ रखा होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दोनों में फ़र्क समझिएगा। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी ये आपको देना होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, रिलीज होता है, यानी ये एनर्जी आपको मिलता है। अब आप कहेंगे इतना आप कथा क्या सुना रही हैं, तो दोनों को आप कोरिलेट करेंगे। अब आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने कॉपर सॉल्ट को वाटर में डाला तो ये जो Cu+ से Cu2+ बनने की क्रिया होगी, उसमें भी आपको क्या चाहिए, Cu+1 से फिर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डालोगे तो Cu2+ बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए एनर्जी देना पड़ता है ना। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे चाहिए, ये एनर्जी कौन दे देगा, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ निकल रहा है, ये आपकी आवश्यकता है। तो यही एनर्जी यहाँ पे आईपी के पास आएगा और ये पॉसिबिलिटी हो जाता है, जिसके कारण आपका aqueous सॉल्यूशन में Cu2+ Cu1+ से स्ट्रॉन्गर होता है। बात समझ में आ रही है। हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होता है वो आपके आयोनाइजेशन इंथैल्पी को
कंपनसेट कर देता है, मतलब आपके कंपनसेशन से भी ज़्यादा ये एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो जाता है इन aqueous सॉल्यूशन। यानी Cu प्लस में टूटता है और वो फिर कंप्लीटली टूट जाता है किस में, Cu2 प्लस में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। आपको मैं यहाँ समझाना ये चाहती हूँ कि ये रीज़न क्या है, आपके समझ में नहीं आता, रट लेते हैं बच्चे, आपको समझना है। जैसे aqueous सॉल्यूशन बना तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, और ये हाइड्रेशन एनर्जी इतना मोर एनफ होगा कि आपका Cu2 प्लस बनने के लिए जो Ip चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी ये होता है, जिसकी वजह से इन aqueous सॉल्यूशन Cu2 प्लस मोर स्टेबल देन Cu+1 होता है। बात आई समझ में? तो यही रीज़न है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसको थ्योरेटिकली आपको लिखना होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, आपको यही लिखना है, Cu प्लस कंपाउंड आर अनस्टेबल इन aqueous सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शन। अब डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक ही एलिमेंट टूटता है, रिएक्शन ब्रेक करता है और ऑक्सीडेशन भी शो करता है, रिडक्शन भी शो करता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, रिड्यूस भी हो जाए, ऑक्सीडाइज भी हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों काम कॉपर का हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है, तो इसी को कहते हैं डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी होता है aqueous सॉल्यूशन में। क्या कारण है जो मैंने आपको बताया है, लिखा है यहाँ पे, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस aqueous rather than Cu plus aqueous is due to the much more negative hydration energy of Cu2 plus aqueous than Cu+1, which more than compensate for second ionization enthalpy of Cu। बात आई समझ में? यानी कि इस वजह से जैसे सेकेंड इंथैल्पी का जो नीड होता है वो कौन पूरा कर दिया, हाइड्रेशन एनर्जी पूरा कर देता है, उससे ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी aqueous सॉल्यूशन में होती है, और इस वजह से aqueous सॉल्यूशन में Cu+1 से मोर स्टेबल देन होता है Cu2 प्लस। ओके, आई होप कि जो मैंने आपको समझाना चाहा है आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं बच्चों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उस प्रॉब्लम को मैं फिर से सॉल्व कर दूंगी। आपको समझना है और समझ जाइए एक बारी, तो आपको कभी भी जीवन में कहीं ये क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।